नमस्कार, मैं हूं चुन्नी गजेंद्र सिन्हा और लगातार चुनाव का जो नतीजा है, चुनाव की जो नतीजे हैं वो लगातार दिखाई दे रहे हैं आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर। चर्चा भी लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ हैं नीतीश मिश्रा जी बीजेपी से और साथ ही राजू पाल जी कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ मेरे साथ ही स्टेट हेड इंडियन न्यूज सतीश बौद्ध जी लगातार जुड़े हुए हैं और चर्चा लगातार जारी। सबसे पहले चूंकि बीजेपी से मेरा सवाल है, नीतीश जी आपसे सवाल है मेरा, 400 पार का दावा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर एक नेता करे, लेकिन यहाँ स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, रिजल्ट 300 के पार भी नहीं दिख पा रहा है। क्या समझते हैं आप, क्या कुछ कारण है इनके पीछे? नहीं, देखिए, क्लास में कई बार दो प्रकार के बच्चे होते हैं। जो एक 35% के लिए लड़ता है, दूसरा किसी 100% के लिए लड़ता है। अपेक्षा हमारी 100% की थी, कहीं ना कहीं समीक्षा का भी विषय है, परंतु वर्तमान में भी आप देखिए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले पीएम होंगे जो लगातार तीसरी बार अपना टर्म रिपीट कर रहे हैं। और आज के भी आप परिणाम देखेंगी तो कुछ लोग सरकार भगाने का मुगालता रखते हैं। 241 की अपेक्षा दूसरा विपक्ष का जो मुख्य विपक्षी संगठन है वो 100 भी पार नहीं कर पाता और वह बोलता है कि वह सरकार बनाएगा। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाले हुए हैं और उन्हें पालने दीजिए, आगे समय बताएगा और एनडीए की सरकार ही बनेगी। एनडीए की सरकार बनने की बात नीतीश जी आप कर रहे हैं। राजू पाल जी, मुंगेरी लाल के सपने कहा जा रहा है, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो वो खुद पहले देख ले मुंगेरी लाल के सपने कौन देख रहा है जी। 241 के बाद में जैसे उन्होंने कहा कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे, तो आप पहले खुद को देख लीजिए। आप खुद मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मैंने बोला अभी कि 35% में पास होने वाला बच्चा भी खुश होता है और कई बार 95% लाने वाला बच्चा भी दुखी होता है। तो हम 95% लाने के बाद भी समीक्षा के विषय पे हैं और आप 97 पे रहने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि हम पास हो गए, हम पास हो गए, हम पास हो गए। जिस तरीके से आपका ग्राफ गिरा है, आप पहले उसमें विचार। तो आप ये सोचिए कि हमारा ग्राफ ऊंचा उठ रहा है। एक दौर में कांग्रेस 70% राज्यों में सरकार हुआ करती थी और वहां से आप 2 या 3 में रह गए और आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री हार चुके हैं राजनांदगांव से चुनाव। आप कहाँ बाहर की बात करते हैं भाई साहब? यहाँ के सिटिंग विधायक जाकर के बिलासपुर में 60,000 वोट से हारते हैं, पूर्व गृह मंत्री जाकर के महासमुंद में 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से हारते हैं। और आप देश का विषय छोड़ दीजिए, पहले छत्तीसगढ़ में आइए और छत्तीसगढ़ में आपके जो प्रमुख लीडर थे वो अपने भी सीटें और कई जगहों पर जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम तो यहाँ तो देश की बात कर रहे हैं। नहीं, छत्तीसगढ़ में कहीं पर हार और देख लीजिए, देश की बात करें तो देश की ही चर्चा चल रही है। लोकसभा अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं राजू पाल जी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में बस्तर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने की बात हो गई है अब तो उसको लेकर क्या कहते हैं? क्योंकि दीपक बैज अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, उनसे हार की उम्मीद कम से कम बहुत सारी जनता को तो नहीं थी, बस्तर की जनता को नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जनता ने ये दिया है आपको। इसके पीछे क्या कुछ कारण समझते हैं आप? थोड़ी सी कमी है हमें जी, उसको भी आगे चल के पूरा करेंगे जी। ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं आगे चल के। अभी जी, रायगढ़ एक जाना पहचाना जगह रहा है नीतीश जी, लेकिन उसके बाद भी आप 11+ में नहीं जा पाए हैं, 10 तक ही रह गए हैं। रायगढ़ जो कि ज्योत्सना महंत का जगह है, ज्योत्सना महंत आगे चल रही है, उसमें आपकी जगह कोरबा की बात कर रही हूँ मैं। कोरबा में अगर ज्योत्सना महंत आगे चल रही है, क्या कारण ऐसा रहा कि वो आगे निकल गई? क्योंकि बीजेपी शुरू से ही 11 के लेकर रखाई हुई थी, हालांकि 10 भी कुछ बहुत आगे का नंबर है, लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कोरबा में कि आप पीछे रह गए? कोरबा में भी अभी भी हम शायद तक 17,000 वोट से पीछे हैं जी। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 17,000 की मार्जिन बहुत बड़ी मार्जिन नहीं होती, वो शायद तक 1 या 2 राउंड में ही पूरी हो सकती है। तो अभी हम लोग कोरबा हार चुके हैं, ये मानना अतिशयोक्ति होगी। यानी अभी भी हम लोग फाइट पे हैं और अब आने वाले परिणाम का भी इंतजार कीजिए। हो सकता है कि 11-0 का आंकड़ा रहे। आने वाले परिणाम की तो आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आने वाले परिणाम के लिए सकारात्मक रहना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 4 केंद्रीय मंत्री पीछे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा मैंने कहा कि समीक्षा का विषय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी चीजें अच्छी रहीं। अगर सारी चीजें अच्छी रहती तो शायद तक हम 400 के आंकड़े के पार रहते जी। तो अगर आप अपना आत्ममंथन करें तो उसमें आत्ममंथन में कहीं बैर भी नहीं है और परिणाम आने दीजिए, सरकार बनने दीजिए। लेकिन आपने जो गलतियां हुई वो सुधारी भी जाएंगी और उस पर कार्य भी किया जाएगा जी। तो सुधार भी किया जाएगा, सुधार के लिए क्या कुछ किया जाना है उस पर भी मंथन किया जाएगा, बीजेपी का साफ कहना है। और इस मंथन में अगर हम बात करते हैं पंजाब को लेकर, तो
पंजाब में बीजेपी जो है अपना खाता भी खोलने में बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पंजाब में क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक्टिव रही है और बीजेपी ने, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां खुद जाके वहां प्रचार करने गए हैं, वहां विशेष जोर वहां लगाया गया है बीजेपी के द्वारा। देखिए, यानी पंजाब के विषय में देखा जाए तो पंजाब आज से नहीं, यानी पहले भी हम जब अकाली दल के साथ हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ कभी भी प्रमुख संगठन नहीं रहा, किसी ना किसी के साथ की आवश्यकता पड़ती रही। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो हम द्वितीय दर्जे यानी दूसरे दर्जे की पार्टी वहाँ हुआ करते थे। आज भी शायद तक हम लोग वहाँ पे एक सीट ले रहे हैं जी। और रही बात विषय प्रधानमंत्री जी के जाने की, तो अगर आप देखेंगे तो किसान आंदोलन में अगर कहीं के किसानों को भड़काया गया या मान लीजिए वहाँ पे जो भी मूवमेंट चलाया गया तो पंजाब से ही चलाए गए थे जी। और सारी चीज़ों का आंदोलन की अगर जननी वहाँ पे रही तो पंजाब की ही धरती रही। जो जिस पर पंजाब ने कभी हरित क्रांति दी थी वहाँ पे अगर किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष ने किया था तो पंजाब से ही किया था। तो आने वाले समय में यानी उस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर कार्य करेगा, लगातार कार्य करेगा। और राजू जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जहां तक आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है कि वहां पंजाब में बरगलाने की कोशिश की गई है, तो ये इस बात को आप किस हद तक मानते हैं? शायद आपको पता होगा जब पंजाब से हड़ताल के लिए अपनी मांगों को लेके जी चले थे पंजाब से, तो कितने लोगों की वहां पर मौतें हुई थी जी। वो नहीं दिखा था उस समय। कितने लोगों के ऊपर में आंसू गैस, गोले, कीले, इतने सारे क्या क्या चीज नहीं डाले थे। अब उस समय याद क्यों नहीं आया? 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक योग करने इस तरीके से मनमोहन सरकार और कांग्रेस सरकार ने इतना निर्दयपूर्वक काम नहीं किया था। इसके घोले दागे गए, इतना निर्दयपूर्वक नहीं किए थे। इतने किसान मर गए, इतने किसान आत्महत्या कर लिए, लेकिन बीजेपी शासन को अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। लाल किले में जाकर के खालिस्तान फहराते हैं, तब भी लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए इस देश की सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं लेती है। मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर दिख रही है, बहुमत में भी नहीं है। एनडीए बहुमत में दिख रहा है, बीजेपी नहीं दिख रही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपका संकल्प पत्र, जिसे घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र आपने दिया था, तो संकल्प पत्र में महंगाई, बेरोजगारी और जो जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं थे, क्या उसका परिणाम है? देखिए, संकल्प पत्र मतलब ये देश के लिए आने वाले समय में क्या कार्य किया जाएगा उसका एक विजन डॉक्यूमेंट था मेरे ख्याल से, वो रोड मैप था। अगर आप देखें महंगाई, बेरोजगारी, यह तो हर सरकार का यानी काम करना को देश भी होना चाहिए, सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं। और इसमें अगर कहा जाए तो सरकार को अगर शामिल ना करना या करना, तो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी जैसा कि हमारी सरकार लगातार कहते आई है कि आप ईपीएफओ के अकाउंट्स देख लीजिए, तो पिछले 10 सालों में जितने अकाउंट्स खुले हैं और उससे पहले देश के 60 सालों में आप देख लीजिए तो ऐतिहासिक रूप से खुले हुए हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरियां सृजित होंगी तो यह आपको बता दूं, और मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार की नीति 1992 से जिस दिन मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री बने थे और जब ये देश में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, तो आप ये मान के चलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या चाहे अन्य सरकारें हो, आने वाले समय में सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां लगभग शून्य की स्थिति में रहेंगी या कुछ परसेंटेज में जो सेवा का क्षेत्र है उसी में रहेंगी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो नौकरियां जो भी सृजित होंगी प्राइवेट सेक्टर में ही होंगी। और उसका पैमाना कैसे होगा, तो आपने जैसा कि मैंने बोला प्रोविडेंट फंड में जो कितने अकाउंट्स खुले हैं ये सारी चीजें देखेंगी, एसआईसी के प्रोविडेंट फंड का जो होता है पीएफ का वो लेबर एक्ट के तहत आता है, ना कि गवर्नमेंट उसको इशू करता है। अगर लेबर काम नहीं करेगा सरकारी कारखाने में, प्राइवेट कारखाने में, तो वो लेबर पीएफ कहाँ से हो? उसका रोजगार नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, 2014 में मोदी जी का भाषण हुआ था 2 करोड़ नौकरियां, अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 2 करोड़ की 10 सालों में नौकरी नहीं मिली। अगर है तो कैलकुलेटर लाइए यहाँ पर भाई साहब। मैंने तो ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप ये पीएफ और ईएसआई की बात करते हैं, तो अगर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में दे रही है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो मिलता है तो ईपीएफ नहीं होता, उसमें दूसरा कुछ होता है। ईपीएफओ होता है सर, नहीं ईपीएफ होता है प्राइवेट सेक्टर में आता है, फंड बोला जाता है उसको। ईपीएफ प्राइवेट सेक्टर में आता है, प्रोविडेंट फंड ही बोला जाता है उसको। ईपीएफ देश की जनता
है, जनता की जो जनसंख्या है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, और दोनों पार्टियां चूंकि रोजगार देने को लेकर भले ही एक प्राइवेट सेक्टर की बात करें और एक गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, दोनों ही सेक्टर्स में दोनों ही पार्टियों का रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी हालांकि कहती रही है प्राइवेटाइजेशन वो करती रही है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को भी वो काउंट करती रही है, लेकिन कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें नौकरी देने का वादा भी किया गया। और जिस प्रकार से राजू जी आप बोल रहे हैं, इस तरह उस लिहाज से हम यही समझेंगे कि आपने, कांग्रेस ने जनता को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तो क्या इतनी नौकरियां इतनी करोड़ों जनता के लिए है? नहीं है तो फिर आप कैसे काउंट करेंगे उसे? अगर आप पीएफ, ईएसआईसी और इतनी रोजगार देने की बातें करते तो वो कहां से दे रहे हैं आप? किया था 2014 के बाद में, 2019 में भी किया। 2019 के बाद में इस घोषणा पत्र में अभी तक कहीं पर भी नौकरियों का नाम नहीं आया, ना किसी प्रकार का नाम नहीं आया। आपने देखा होगा एक पेपर में एड आया था कि मेरा मकान मेरा घर, वो लेडीज जिसका फोटो छपवाए थे उसका घर ही नहीं है। आप कहते हैं कि इतने करोड़ आप लोग घर दे दिए हैं, इतने शौचालय बनाने से क्या होगा? शौचालय तो वो खुद बना लेगा, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, सारा चीज मिलेगा, वो खुद अपने घर में शौचालय बना लेगा। इतना क्यों प्रोपेगेंडा करने की जरूरत थी? जिस विषय में काम करने की थी, आज कोरोना के समय कितने बेघर हुए, किसी ने देखा? आज वैक्सीन के ऊपर में बात उठ गई है, किसी ने देखा? वैक्सीन के ऊपर सवाल उठना तो कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, और इसमें आज उसकी वजह से कितनी परेशानियां हैं। आज वैक्सीन में आपने भारत में कर दिया, मोदी जी ने वैक्सीन लाया, मोदी जी ने भारत में वैक्सीन बनाया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ? आज जिस कंपनी ने वहां पर वैक्सीन बनाया था वो खुद आके बोलता है हमने गलत वैक्सीन बना दिया, तो श्रेय किस चीज का? कौन सा? तो इसमें तो आईसीएमआर का खुद रिपोर्ट आ चुका है कि इसको हम बैन करेंगे, और वो भी व्यापारिक मामले में करेंगे। ये कोई मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं लगता, व्यापारिक मुद्दे को लेकर इसको बैन किया जा रहा है और उसको मेडिकल चीजों को लेकर नहीं किया जा रहा है। हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे राजू जी, क्योंकि आंकड़े क्योंकि हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि बीजेपी बहुत आगे नहीं है तो, लेकिन इंडिया गठबंधन भी बहुत आगे नहीं है। क्या कुछ ऐसी खामियां आपके घोषणा पत्र में रह गई है? एक तो आपने रोजगार की बात कही, आम जनता को रोजगार चाहिए, आपने बहुत सारे ऐसे वादे किए जो आम जनता के बीच में पॉपुलर है, उसके बावजूद भी आंकड़े आपको पीछे दिख रहे हैं। क्या कुछ कारण आपको दिखते हैं? 2 घंटा है शेष में जी, अभी 2 घंटे के बाद में परिणाम आगे और बढ़ेगा हमारा, और अब जो है उसको बढ़ेगा। वो सुबह 8 बजे से हम काउंटिंग लगातार देख पा रहे हैं, ना तो बीजेपी 300 को पार जा पा रही है और ना ही इंडिया गठबंधन जो है वो 250 के आंकड़े तक छू पाई है। तो कितना आपको संभावना क्या लगती है कि कहां तक आप पहुंच सकते हैं? पार हो जाएंगे मैम, अपन सरकार बनाएंगे जी। तो कांग्रेस का लगातार दावा है इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट होते हैं। 2 घंटे का समय और बाकी है। बात करें हम अन्य राज्यों की और विशेषकर 7 सिस्टर्स की, 7 वो राज्य हैं जहां बीजेपी इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन जो है सामने आ रही है। कुछ नतीजे भी रुझान की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कई नेता वहां जीतते जा रहे हैं। तो 7 सिस्टर्स क्योंकि विशेष राज्यों में आता है, वहां कैसी परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों से आप लड़े हैं और आगे आपको क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? एक दौर यह भी था कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ने जी संसद में कहा था, नहीं वहाँ तो एक घास का तिनका भी नहीं उठता, तो क्या उसे उसके बारे में इतना क्यों ध्यान देना? जब इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने उस समय संसद में सवाल उठाया था, जब चाइना का अतिक्रमण हमारे देश में बढ़ रहा था, जो राज्य पिछले 70 सालों में आज़ादी से विकास के पैमाने में अनछुए से रह गए, उनको इसलिए विकसित नहीं किया जा रहा था कि अगर उसका विकास कर लिया जाए तो चाइना की फोर्सेस को हमारे देश में आने में ज़्यादा सुविधा होगी। अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का अगर फोकस रहा है तो नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर को लेकर के रहा है जी। अगर आप जम्मू से कटरा तक के टनल के बारे में, रोड के बारे में देख लें, या उसके अलावा बॉर्डर में बनने वाली सड़कों के बारे में देख लें, तो लगातार विकास के कार्य नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में किए गए हैं। इसी की परिणति है कि आज असम में हम दोबारा नई असेंबली इलेक्शंस में सरकार भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है और एनडीए की सीट्स भी बढ़ रही हैं जी।
राजू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, नॉर्थ ईस्ट को लेकर राहुल गांधी खुले मंच पे साफ तौर पर बोलते आए हैं कि चीन यहाँ कब्जा करने को लेकर है और नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ भी आप इन सब मुद्दों के बावजूद अगर पिछड़ते दिख रहे हैं या फिर आपको उम्मीद है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ कारण है? कारण कुछ नहीं है मैम, थोड़ा सा रहता है, काफी 10 सालों तक काफी मेहनत किए हैं हम लोग और थोड़ा सा आगे मेहनत कर ही रहे हैं, आगे चल के और है। जैसे भाई साहब ने हमारे बताया चाइना जी चीन, ये मुझे जानकारी जहाँ तक प्राप्त हुआ, ऑफिशियली नहीं बोल सकता, कि चाइना ने 2,00,000 वर्ग फीट जी तो हमारे भारतवर्ष में प्रवेश कर लिया है, जिसको बाहर से बंद इनको अंदर आने दिया जा रहा है। तो ये क्यों आप कहते हैं नॉर्थ ईस्ट? ये मुद्दा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राहुल गांधी स्वयं लगातार मंचों पे उठाते रहे हैं, लेकिन इसका असर चुनाव में नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? अब उसके लिए हालांकि वहां की जनता पे आप रखना चाहेंगे कि जनता क्या कुछ कहती है। सतीश जी, पहली बात तो है कि देश का चुनाव है, आम चुनाव है, और आम चुनाव में दो पार्टियां जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने मेहनत तो की है जी, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने जो प्रचार प्रसार या उनका तंत्र है वो जिस प्रकार मेहनत करी है, लेकिन उनका रिजल्ट सामने नहीं आया जी, हमेशा हम कह सकते हैं। हर अपने भाषणों में प्रधानमंत्री या अमित शाह या जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है 400 पार का जो दावा करते थे वो विफल होता नजर आ रहा है। अभी तक रुझान जो सामने आए हैं तो उस जो उन्होंने जनता को बार बार कहा कि 400 पार 400 पार, तो 400 पार का दावा विफल हो गया है। दूसरा, हारने के पीछे और एक रीजन मेरा व्यक्तिगत राय है मैं कि आप जनहित के मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे, आप उन बातों को करते जो धरातल पे दिखती नहीं है। आप चाइना कहीं ना कहीं जिस बात से आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपके बातों से ये करना चाहूंगी कि बीजेपी लोगों के भावनात्मक जो चीजें हैं उसको चोट करने की कोशिश करती है, वहां से वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। जी नहीं, अगर जैसा कि भाई साहब ने भी कहा कि शौचालय का विषय इन्होंने बोला कि आम आदमी खुद बना लेगा जी, तो इससे पहले जो देश की महिलाएं थीं, यानी अब तक भारत में शौचालय क्यों नहीं बन पाए? और ये अगर यह संवेदनशील सोचनी, आप एक महिला है, आप एक बात बताइए कि खेत में जब अगर कोई महिला, यानी मेरा एक अनुभव रहा है, लोगों ने मुझे बताया कि अगर किसी महिला को लूज मोशन होता था तो वो अपने घर के पीछे इसलिए चले जाती थी ताकि गांव के लोग ना देखें। तो मेरे हिसाब से या केवल आर्थिक विषय से होने से ज्यादा एक संवेदनशील विषय भी होना था, सम्मान भावनात्मक, और एक महिला के सम्मान का विषय भी होना था। हम चर्चा को रोकते हैं। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं हम सुनते हैं सीधा। पवन खेड़ा क्या कहना चाह रहे हैं? तो 295 सीटों का है, हम तो वही टारगेट लेकर चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि अगर सब कुछ सही चलेगा, ईमानदारी से चलेगा तो हम 295 पे जरूर जाएंगे। लेकिन जो चुनाव आयोग के स्लो, यही हम पूछ रहे हैं। जयराम जी ने भी ट्वीट किया, हम सबने ट्वीट किया, हमारे वकील भी वहां हैं कि ये स्लो क्यों है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नतीजे टाइम पर क्यों नहीं अपलोड किए जा रहे हैं? कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एनडीए या इंडिया अलायंस किसी के भी तरफ आ सकते हैं। इन कोशिशों में क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के बड़े नेता लगे हुए हैं? हर ऐसी बात सार्वजनिक नहीं की जाती जो पर्दे के पीछे हो रही होती। लेकिन बिल्कुल हम इस स्थिति में आ रहे हैं। हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार। लगातार चर्चा का विषय जारी है और नतीजे भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और चर्चा चूंकि चल रही है कांग्रेस, बीजेपी, एनडीए और इंडिया गठबंधन की। लगातार अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को अगर हम लेके देखें तो लगातार बीजेपी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन हम दक्षिण में जाएं, दक्षिण भारत में, तो बीजेपी काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कारण आप मानते हैं? दक्षिण भारत सदैव से संघर्ष का विषय रहा है हमारे लिए और वहाँ पे हम लोगों ने भी लीडरशिप डेवलप की है। हाँ, एक कर्नाटका में हमारे अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं रहे हैं, और कर्नाटका के अलावा आप देखें तो शायद केरल में हमारा खाता खुल रहा है इस बार जी। और त्रिशूर की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और शशि थरूर जैसे कद्दा और एर्नाकुलम की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
और इसके अलावा भी देखें तो तमिलनाडु और बाकी जगहों पे हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है जी। आज हमारे पास अन्नामलाई जैसे लीडर है तमिलनाडु में, और आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को भी मिलेगा। मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अभी टारगेट में है जी, क्योंकि हर किसी के जुबान पे था 400 पार नहीं हो रहा है। आपसे मेरा सवाल है कि यूपी में बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीतते हैं लेकिन लोकसभा में 50% हो जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने तो आपसे शुरुआत में ही कहा कि 2 बच्चे रहते हैं, जैसे मैंने आपको जो घटना बताई, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार वहाँ थी। बिल्कुल समीक्षा का विषय है केवल, और इसके लिए पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेगा, परंतु आज परिणाम है ये तत्काल आपको इसके यानी वहाँ क्या हुआ, क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, मैं नहीं बता सकता। क्षेत्रीय पार्टी से देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी से मात खाते दिखे। तो जब कांग्रेस कहीं नहीं है तो हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ाई होगी। अगर कांग्रेस कहीं रहती तो कांग्रेस संघर्ष रहता। राष्ट्रीय स्तर पर आज पार्टियां जब बची नहीं, जब परिवारों में संघर्ष रहा कि बहन देखेगी भाई देखेगा नेतृत्व को, तो अल्टीमेटली जहां भी अगर लड़ाई होगी, आप कश्मीर की बात क्यों करते हैं? आप चले जाइए तमिलनाडु में तो आपका संघर्ष क्षेत्रीय पार्टी से दिखाई देगा। आप चले जाइए आंध्र प्रदेश में, आपका संघर्ष क्षेत्रीय पार्टी से दिखाई देगा। आप पंजाब चले जाइए, आम आदमी पार्टी आज की डेट में राष्ट्रीय पार्टी है, परंतु अगर आप देखेंगे 2 स्टेट्स की पार्टी है। जब कांग्रेस बची नहीं, कम्युनिस्ट बचे नहीं, तो संघर्ष तो हमारे क्षेत्रीय पार्टियों से ही रहेगा। राजू जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस जहां जहां जा रही है वहां वहां साफ होती जा रही है? हालांकि दक्षिण भारत में थोड़े बहुत ठीक नतीजे देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस को लेकर। क्या आप कहना चाहेंगे कि कितना सारा संघर्ष क्या दक्षिण में ही किया आपने, या फिर बाकी क्षेत्रों में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा था, या फिर लो कॉन्फिडेंस था? क्या कुछ माजरा रहा आपका? मेहनत अपनी जगह में की है मैम। अब देखिए आगे बढ़ते के कर ही रहे हैं जी। थोड़ा सा कम था, बहुत सारी चीजें थी जिसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ ही रहे हैं जी। जैसे भाई साहब ने कहा नॉर्थ में और ईस्ट में जी, तो कर ही रहे हैं मेहनत, ऊपर बाकी जनता का हाथ है जी। तो कांग्रेस की मेहनत लगातार जारी है और जनता के ऊपर ही सारा श्रेय दे रहे हैं जो भी उन्हें मिले। लगातार रिजल्ट जैसे जैसे आते जा रहे हैं, भाई और माता श्री प्रियंका जी के घर दौड़ लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? अभी तक लगातार खबरें ही आ रही हैं कि जैसे ही रिजल्ट लगातार स्क्रीन पे सामने आते जा रहे हैं, पहले तो राहुल गांधी जी प्रियंका जी के घर पहुंचे, उसके बाद माता श्री भी पहुंची, तो क्या कुछ खिचड़ी पक रही होगी? ऐसा भी कुछ होगा कि कुछ जोड़ तोड़ के भी कुछ बन सकता है, या ऐसे कुछ तो भी राजनीतिक चर्चा होगी, तभी आज इतने विशेष दिन पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, पहले भी रहते थे। भाई अपनी बहन के घर जा सकता है, बहन और भाई दोनों मिलकर माँ के घर जा सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू तो है जी। तो पारिवारिक मामला है, ऐसा मिलके जा सकते हैं, और विशेष दिन पे अगर ऐसा हो तो कोई खास बड़ी बात नहीं लगती है जी। एनडीए की अच्छा हुआ भांजे और भांजी बालिग नहीं हुए जी। एनडीए की बैठक अगर वैसा अगर बोला जाए तो बालिग हो जा रहे थे तो हम भी बीसीसीआई में बिठा दिए रहते। बिल्कुल, यानी बीसीसीआई में अगर किसी को नॉलेज नहीं है कहीं भी किसी भी चीज में आप देख लीजिए क्रिकेट का बकायदा रणजी खेले हुए प्लेयर जी। बैट पकड़ने नहीं आ रहा, रंजीत खेले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। बॉल कैसे पकड़ते हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन रंजीत खेले हुए हैं, सही बात है जी। तो बॉल पकड़ने और नहीं पकड़ने पे तो बात टिकी हुई है, लेकिन रिजल्ट भाई साहब हमारे ने कहा कि रंजीत खेले हुए, जिनको बैट पकड़ना नहीं आ रहा, रंजीत कहाँ से खेल लिए? अब ना तो कैरियर के बारे में मैं बता पाऊंगा ना तो आप बता पाएंगे। नहीं आप हालांकि अनुराग ठाकुर जी से लेके जितने भी लोग बने हैं उनका एक एटलीस्ट ना क्रिकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई साहब। अब बीसीसीआई का अध्यक्ष ऐसे नहीं बना जाता चेयरमैन। नहीं आप बोल रहे हैं सही चीज बोल रहे हैं। आपने कहा रंजीत पैमाना हो सकता है, बाकी इस देश की आपने कहा रंजीत खेले, बाकी इस देश रंजीत खेले हैं, तो जिसको अगर रंजीत खेलेगा उसको बैट पकड़ने का तरीका मालूम रहता है कि हमारा क्रिकेट की तरफ नहीं बढ़ते। और जहाँ तक परिवारवाद की मैंने बोला ना भाई साहब ने कहा, तो मैं उस चीज का जी बात तो सही है कि एक्सपीरियंस को लेके आप बात कर रहे थे, नॉलेज को लेके आप बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी हमेशा से एक बात कहती आई है परिवारवाद, और सामने दिखता भी है परिवारवाद। कहीं ये तो बीजेपी कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के पीछे होने के कारण नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी गांधी परिवार का ही नाम ले रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है, आप क्या कहना चाहेंगे? समझ नहीं। जैसे बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर परिवारवाद,
कोई भी अगर मुख्य नेता होगा तो या प्रधानमंत्री जो बनने वाला है, आज भी कांग्रेस के हर एक छोटे से लेके बड़े नेता तक, कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने स्तर पर उसको मना करते रहे, वो अलग बात है। इंडिया गठबंधन जब आई तब भी आप राहुल गांधी को ही नेता बनाना चाहते हो और ये आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के पीछे हटने का कारण ये परिवारवाद ही निकल कर सामने तो नहीं आ रहा है, जिसके कारण से आपको ये पीछे हटना पड़ रहा है या मतदान कम पड़ रहे हैं? देखिए, जनता सर्व है, जनता जिसको जो चाहेगी उसको बनाएगी। जी है सरकार का फैसला है, इसमें मैं नहीं बता सकता कि क्या है, किसके प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है कि कौन क्या है, वो जनता और दूसरा उच्च स्तर के जो हमारे राजनीतिक वाले हैं वो बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं नहीं बता पाऊंगा कि किसको प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाएगा। जी, तो राजू जी तो बोल रहे हैं कि किसको प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाएगा ये नहीं कह सकते हैं, भविष्य बताएगा कि कांग्रेस किस स्थिति में आती है और कौन इनका नेता चुना जाता है, या फिर इंडिया गठबंधन के जगह एनडीए गठबंधन आगे बढ़ती है। देखने वाली बात होगी, लगातार चर्चा का विषय जारी रहेगा। और चलिए लगातार चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नीतीश जी और लगातार राजू जी कांग्रेस से हम जुड़े हुए हैं। लगातार जब हम चुनावों के नतीजों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, समय कम होता जा रहा है, ऐसे में अब क्या उम्मीद राजू जी आप जता रहे हैं कि कितना आप आगे और बढ़ सकते हैं? क्योंकि आपने आगे भी कहा है कि कम से कम 250 तक तो हम जरूर जाएंगे। सरकार हमारी बनेगी जी, निश्चित ही बनेगी। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी रैलियां किया, सारा चीज किया और 400 पार का जो प्रोपेगेंडा उन्होंने इस्तेमाल किया, तो 400 तो बहुत दूर की बात है, 250 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब ये बता दीजिए, ईवीएम सही थी कि गलत थी? ईवीएम का रोना आप रो रहे थे लगातार। ईवीएम सही थी कि ईवीएम की बात तो अभी तक हुई नहीं है। और दूसरी चीज, मोदी जी के बारे में आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी घर में बैठ के सो रहे थे कि इटली गए हुए थे कि प्रचार नहीं कर रहे थे कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए? नहीं, तो हमने तो नहीं बोला था ना 400 पार। नहीं, हमने तो नहीं बोला ना। राहुल गांधी जी ने बोला क्या 400 पार? तो क्या हार स्वीकार कर रहे हैं? गांधी जी ने बोला क्या 400 पार? बोला ना मोदी जी ने बोला ना 400 पार। पढ़ने और काम करने वाला आदमी बता पाता है कि मैं इस परिणाम तक कौन सा काम करने वाला? 18 काम करने के बाद में महंगाई इतने बढ़ गई है, सारा चीज बढ़ गया। आज देश की जनता त्राही है। आज राशन का रेट ले लो, सारा चीज ले लो। अच्छा लगा कि क्या चीज बोल रहे हैं? अच्छा लगा कि प्रतिपक्ष के कार्यकर्ता ने बोला कि इस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहा था। 18 कम से कम इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा तो नहीं था कि नौसेना के जहाज को ले जाकर इतनी बढ़ गई। आपको मैं बता मैं आपको बताता जा रहा हूँ, 2014 में जब मोदी जी की सरकार थी, जो जाकर 54,000 करोड़ का कर्जा था। आज कितना है? 1,75,000 करोड़ का कर्जा, लाख में। इस देश का कर्जा 10 सालों में, जो 70 सालों में नहीं हुआ है। जो सोचिए समय पे आज क्या हुआ? आज सारा चीज बोलते हैं। आज जब कोई व्यक्ति ट्रेन में जाता, आधे बीच में ट्रेन का पूरा सफर खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है ट्रेन। किसके लिए? अडानी के लिए? किस चीज के लिए बोल रहे हैं जी? लगातार जब हम बात करते हैं औद्योगिक जी, जैसे हमारा आंकड़ा अभी देखती है, इनकी बौखलाहट अभी धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ेगी ना कि आप सोच नहीं। आप स्क्रीन में लग रहा है बौखलाहट इनकी बढ़ती जाएगी। अब आप स्क्रीन में दिखेगा, आप आगे देखते जाइए। आपने कहा था ना 400 पार, तो देखते हैं 400 पार। देखते हैं, इस बार 100 हो गया, अगली बार 110 होगा, तब आप रास्ते में पब्लिक का ट्रेन कैंसिल हो जाता है, उसको रास्ते से उतार दिया जाता है, आगे नहीं जाता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अडानी जी का ट्रेन आ रहा है भाई। नींद में सपना अपना देख कर आए थे क्या? ट्रेन से यात्रियों को उतार दिया जा रहा है। आप कहाँ देख लीजिए, सपने में मत जीजिए। कौन सा डेटा है आप बताइए तो। अरे सपने में मत जीजिए। आज कितने ट्रेन कैंसिल हुए हैं आपको नहीं मालूम है? आप किस बात में बेस में बात कर रहे हैं? कितने ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है? 12 ट्रेनें चलती है, 7 कैंसिल हो जा रहा है। किस बात की बात कर रहे हैं आप? ट्रेनों आज राशन की जो चीज 2014 में जब आपकी सरकार में नहीं बनी थी, उससे पहले राशन का क्या था? और आप बोलते हैं महंगाई नहीं बढ़ा। कैसे नहीं बढ़ा महंगाई? जिस चीज को हम 12 रुपए में लेते थे, आज 22 रुपए है। 10 सालों में ये बढ़ोतरी है आपकी सरकार की। पब्लिक को आराम देने की बजाय आपने उसको महंगाई के जो उसमें झोंक दिया। आप तो जो चीजें आपने अभी जितना भी बोला आंकड़ों को लेकर के, यानी ट्रेन से उतार दे रहे हैं, ये सब आधिकारिक बयान या इसमें कोई मीडिया पे कितनी हो तो मुझे नहीं पता। ट्रेन में मैं खुद सवारी किया था। नहीं पर मैं जो ट्रेनें लेट, मैं खुद सवारी किया था। जो चीज सुबह 7 बजे पहुंचने वाली ट्रेन थी, वो रात को 8 बजे पहुंच रहा है।
ये है इनके। नहीं, ये मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि हाँ ट्रेनें लेट हो रही हैं, ठीक है, पर आपने ट्रेनें रद्द हो जा रही है, तो अब रद्द हो जा रही है। आप मैं क्या अधिकारी, आप खुद ही देख लीजिए ना कितने ट्रेनें हैं। आपने कहा कि महंगाई दर बढ़ जा रही है, देश में बेरोजगारी दर बढ़ जा रही है। इस देश में बेरोजगारी आप मान रहे हो, बेरोजगारी का नाम नहीं लिया, बेरोजगारी तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। आपने कहा अभी यानी सारी चीजों में, नहीं पहले आप अपने वक्तव्य चेक कर लीजिए। महंगाई बोला, हाँ महंगाई, बेरोजगार का तो आप खुद ही बता सकते हैं, आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है प्रधानमंत्री बेरोजगारी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, बाकायदा मीडिया के सामने हंसते हुए बोले थे पैसे पेड़ पे तो नहीं लगते ना। और इसको मेरे को आधिकारिक बयान बताने की ट्रेनों से उतार दिए जा रहे हैं यात्री, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये मीडिया के सामने था। और रही बात, तो आप जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं ना भाई साहब, तो इस देश के अर्थशास्त्री के समय एक दौर ऐसा भी था जिसमें FTF की संस्था ने आपके देश की इकोनॉमी को ग्रे लिस्ट में डाला था। परजाइल 5 में अगर यानी किसी को डाला गया था, भारत को डाला गया था। और आज इस देश के आज विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें पोजीशन पे पहुंची है और दुनिया की दूसरी सबसे आर्थिक रूप से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मिश्रा जी, जब आप क्षेत्र की बात करते हैं, एक मेरा सवाल है, अच्छा दुनिया में भ्रम में है, आप किस भ्रम में है? दुनिया को छोड़िए, आप किस कारण है कि बीजेपी के पिछड़ने का एक कारण बता दीजिए। पिछड़ने का कारण मैंने कहा कि दो विषय हैं कि एक बच्चा है जो 35% से पास होने, एग्जाम्पल नहीं, क्या कारण है? मैंने आपको बताया कि समीक्षा परिणाम आने के बाद होती है। समीक्षा एक अलग चीज है, लेकिन 2014 में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आई, 19 में आई, और अभी क्या कारण हो गया है कि इतना अच्छा काम आपके द्वारा किया गया तो जनता नकार क्यों दी? ये यहाँ मीडिया स्क्रीन में तत्काल बताना या शायद तक संभव नहीं है। इसके लिए अगर परिणाम ऊपर नीचे हुए, पहली बात तो आज भी हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बनाने के बाद भी हमें जवाब देना पड़ रहा है कि हम क्यों पिछड़े। तो हमारा टारगेट 400 का था, तो हमको 400 के विषय में बोलना पड़ रहा है। परंतु देखिए आज ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एनडीए 295, इसमें बीजेपी की कितनी सीट आपसे? 242 सीट है अभी, और हम 272 तक जाएंगे। बहुमत में नहीं है, 272 बहुमत होता है। नहीं 272 होता है एनडीए की। हाँ, नहीं 295 एनडीए का है। अभी भी हम बहुमत से 23 आगे हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की 272 की बात बोल रहा हूँ। हम बात करें अगर कांग्रेस की, लगातार राहुल गांधी के या फिर प्रियंका गांधी के उनके या फिर भूपेश बघेल के, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो भी लगातार दौरा उनका रहा है, लगातार रैलियां उनकी रही हैं। कहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर भूपेश बघेल या अन्य बड़े नेता पिछड़ गए हैं? क्योंकि एक कारण ये भी कहा जाता है कि जो उनके घोषणा पत्र हैं वो आउटडेटेड है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ बेरोजगारी और एक युवा जो है वो इस बात पे भी कांग्रेस को पिछाड़ रही है, क्योंकि आप सालाना या महीने के तौर पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति को कुछ पैसे दे देना, लाख भर पैसे दे देना एक महिला को प्रेफर करते हैं, लेकिन उस महिला को उद्यमी बनाना, इस युवा को रोजगार देना, इस पे आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये एक मुद्दा हो सकता है कि कांग्रेस पीछे हो रही है, इंडिया गठबंधन पीछे हो रही है? जी नहीं, हमारा जो घोषणा था, सारा चीज था, हमने पूरा सोच समझ के ऊपर से बनाया गया था। महिलाओं का शक्तिकरण के लिए जो चीज सालाना 1 लाख रुपए था, तो उसको भी महिलाओं को शक्ति के रूप में उसको देने का था। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चीज सोचा नहीं था कि बेरोजगारी का, अगर बेरोजगारी नहीं, अगर वो चीज रहता, आज जैसे बोले थे कि 70 सालों तक इन्होंने क्या किया, 70 सालों में तो बहुत सारे ऐसे काम किए। तब तो हमारे पूर्वज इतने दिन से काम करते आ रहे हैं, जो है सारा चीज करते आ रहे हैं। आज कांग्रेस शासन ने अगर फैक्ट्रियां और सारा चीज अगर नहीं बनाया रहता तो कोई काम करने के लायक नहीं रहता। अगर 70 सालों में काम नहीं किया गया तो क्या है, 10 सालों में कहने क्या चीज किया। आज मोदी जी भरे मंच में कहते हैं हर 2 दिन में एक कॉलेज खुल रहा है, हर 15 दिन में एक IIT बन रहा है। मतलब उनके जैसा बोलते नहीं है, काम करते हैं जी, बोलते नहीं है कि बोल दिए और हाँ हो गया काम के बावजूद भी। लेकिन चाइना को बीट नहीं किया जा सकता मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में। ये देश में कभी कुछ कांग्रेसियों का कहना हुआ कहा जाता था। आपके इस देश के उद्योग मंत्री कहते थे कि अगर आपको चाइना से इसलिए डील करनी पड़ेगी, जब हमारे चाइना हमारे देश की धरती पर अतिक्रमण करता था, क्योंकि उनके साथ व्यापार करना है।
तो आपको बता दूं भाई साहब कि यानी आज के दौर पे भारत जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश है। इस देश में सेमीकंडक्टर बनने शुरू हो गए, इस देश में पीसीबी चिप्स बन रही हैं। आप मोबाइल की बात करते हैं, मैं तो यार जैसा कि कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, मोबाइल को क्या, मोबाइल तो आपको पता, मोबाइल कोई सस्ता नहीं है। आपको मोबाइल आज के डेट में 20,000 से नहीं, आपको एक बात बता रहा हूँ, मोबाइल की बात कर रहे हैं ना, मोबाइल की बात कर, रोजगार की बात करिए, आप चाइना से लगातार उसको काम क्या दे रही है ये बताइए जी। लगातार ये कंस्ट्रक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक मुद्दा रहा है। कांग्रेस कहती है कि उस चीज की शुरुआत देश में हमने की, बीजेपी कहती है कि उस चीज को बढ़ावा हमने दिया, कंपनी हम लेकर आए और यूथ को आज की तारीख में रोजगार मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि यूथ को रोजगार की बात करें, बच्चों को एजुकेशन की बात करें या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, बुजुर्गों को जो सुविधाएं हैं मेडिकल से लेकर पेंशन तक की सुविधा, कौन इस पर आगे बढ़ता है, कौन इस पर जीतता है, देखने वाली बात होगी। रिजल्ट लगातार आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश करते जा रहे हैं और आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तब तक अब आगे लगातार चर्चा जारी रहेगी। कुछ वक्त के लिए हम ले रहे हैं ब्रेक। नमस्कार।